हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की एपिसोड 1801 से लेकर 1803 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पिछली स्टोरी में एडिटिंग के टाइम मैंने कुछ कट नहीं किया, उसके लिए दिल से सॉरी, दिल से सॉरी। इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनिका और रोहित सभी के सोने का इंतजार कर रहे थे। फाइनली सभी सो चुके थे, बच्चे भी सो चुके थे और बड़े बूढ़े और सभी मारवा हाउस के सभी फैमिली मेंबर्स सो चुके थे। इसलिए रोहित और अनिका आराम से इसी टाइम का इंतजार कर रहे थे। फाइनली वो टाइम आ चुका था, इसलिए रोहित और अनिका अपनी ब्लैक ड्रेस पहनते हैं और दोनों की बस आइज आइज दिखाई दे रही थी और काफ़ी अपने आप को कवर कर लेते हैं। और जल्दी से रोहित और अनिका आराम से पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और एक दूसरे को डन का इशारा करते हैं। फिर रोहित मारवा और अनिका अंदर गैरेज के अंदर जाते हैं और वहाँ से दो शानदार बाइक को निकाल कर लेके आते हैं। वो देखने में भले ही बाइक बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कि नॉर्मल है, लेकिन अब नॉर्मल थी। उनके अंदर कुछ ऐसे अनिका और रोहित ने कुछ ऐसे फीचर उनके अंदर डाल रखे थे जो कि उन्हें हर एक चीज़ के लिए हेल्प में उनकी सहायता के लिए आवश्यक थे। इसलिए रोहित और अनिका जल्दी से उन बाइक पर बैठ जाते हैं। उनका ज़रूरी सामान भी उन बाइक पर ही था। रोहित और अनिका जल्दी से उस अंधेरे गलियारे से होते हुए वहीं पर चले जाते हैं जहाँ पर कुछ दिनों पहले उस बच्चे की लाश मिली थी। जल्दी से वहाँ जाकर अनिका जल्दी रोहित को कहती है कि आराम से खड़े हो जाओ और बाइक को काफ़ी दूर लगाकर आते हैं और आराम से उस छेद के अंदर घुस जाते हैं। आराम से अपने पैरों को दबा दबा कर अंदर की तरफ जाने लग जाते हैं दोनों के दोनों। फिर आराम से, रात का टाइम था, वहाँ पर भी सन्नाटा बिल्कुल पहले की तरह ही छाया हुआ था। किसी चीज़ का कोई शोर शराबा नहीं था। रोहित को गर्मी लगने लग गई थी, लेकिन रोहित को अनीका को पता लग चुका था कि रोहित को गर्मी सहन नहीं होती। लेकिन अनीका उसे कहती है कि मिस्टर मारवा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, वहाँ का टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर से काफ़ी अलग है। यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल एयर में फैलाए गए हैं जिससे यहाँ का टेम्परेचर और वहाँ के टेम्परेचर में काफ़ी अंतर है। या ये कहें कि जानबूझकर अपने अकॉर्डिंग यहाँ के सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग बनाया गया है। रोहित अब अनिका की वो बात समझ गया था जब रोहित मारवा काफ़ी कपड़े पहन पहन कर ऊपर से अपनी वो ब्लैक ड्रेस पहनी थी। अब अनिका को हंसी आ रही थी और रोहित का तो पसीने से बुरा हाल था। अनिका और रोहित अब अपने आप को चुप करते हुए अनिका जल्दी से रोहित को दूसरी डायरेक्शन की तरफ इशारा करती है। रोहित लेफ्ट साइड और अनिका राइट साइड आराम से पेड़ों से छिपते 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 आगे की तरफ अपने आप को बढ़ाने लग जाते हैं। फाइनली रोहित और अनिका कुछ कदम दूर ही उस जगह से खड़े थे। कम से कम 10 से 15 कदम दूर ही रोहित और अनिका उस जगह से दूर थे। वो आराम से पा रहे थे कि वहाँ पर कुछ आदमी अब भी काफ़ी देर तक काम कर रहे हैं और वहाँ पर अधिकतर व्यक्ति जगे हुए हैं, लेकिन जो गार्ड्स थे उन्हें नींद आई हुई थी, इसलिए अपनी पलकें झपका रहे थे और वापस खोलने की कोशिश कर रहे थे। अनीका और रोहित दोनों ही अपने तालमेल से पैरों के कदम को एक साथ आगे की तरफ उठाते और फिर आराम से दूसरे पैर को वापस रखते। कदमों का तालमेल दोनों मिलाकर ही अपना काम कर रहे थे। तभी अनिका ने कहा कि तुम उस जो यहाँ पर ये लैब या कैबिन बना हुआ है, काफ़ी कंच से बना हुआ है, ये पूरा का पूरा पीछे की कुछ बाउंड्री हमें दिखाई नहीं दे रही, तो इसलिए हमें पूरा इसको एक चक्कर लगा के आराम से इसको देखना होगा कि इसके अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। रोहित सिर हिला देता है क्योंकि दोनों ही पहले से ही प्लान करके आए थे। अनिका अपनी उंगली के इशारे से रोहित को कुछ कहती है और रोहित समझ जाता है। फिर वो आदमियों को कुछ ऐसा आवाज़ होता है जैसे कि कोई है। एक अपनी सीट से खड़ा होता है और इर्द गिर्द देखने लग जाता है। फिर दूसरा कहता है, भाई तुम क्या देख रहे हो? यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता मैम साहब की परमिशन के बिना। तो फिर कौन आएगा और किसको अपनी जान गंवानी है? क्योंकि मैम साहब आज यहीं पर हैं।
फिर अनिका को उनकी बातें सुनाई दे जाती हैं क्योंकि रोहित थोड़ा आगे चला गया था अनिका से। अनिका भी वापस आगे की तरफ बढ़ जाती है और अनिका के दिमाग में और कोई नहीं बल्कि दमयंती ही आई जा रही थी, क्योंकि मेम साहब, उन आदमियों ने मेम साहब का नाम लिया था। इसलिए कहीं ना कहीं अनिका को लग रहा था, चाहे वो लच्छा हो या फिर दमयंती हो, इनमें से ही कोई ना कोई वो औरत है। इसलिए अनिका अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा रही थी और दोनों काफ़ी सावधानी से अपने कदम आगे की तरफ कर रहे थे। अनिका और रोहित दोनों ही एक दूसरे को दूर से, कांच काफ़ी पारदर्शी था, बिल्कुल साफ था, तो एक दूसरे को देख पा रहे थे। आगे की तरफ अनिका देखती है कि कुछ बच्चों को काफ़ी पकड़ कर बांध कर रखा हुआ है, तो कुछ को आराम से किसी लैब के अंदर आराम से उनको ले टेबल और चेयर और बेड पर लिटाया और बिठाया गया है, क्योंकि सभी बच्चों को अलग से हर एक बेड और हर एक चेयर पर उनको बिठाया गया है और लेटाया गया है। जो बच्चे वहाँ पर नहीं थे, बाकी को आराम से दूसरे कैबिन में उनको बांध कर आराम से बिठा रखा है और सभी के लिए एक बहुत बड़ी टेबल बीच में लगाई हुई है, जिस पर डिफरेंट टाइप के फूड्स और डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स और हर वो चीज़ जो हमारे घरों में भी नहीं होती, सभी उस टेबल पर सजाई हुई थी। वो बच्चे उन चीज़ों को देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा था, फिर अपने मुंह को साफ करते और पानी को देखकर उनका गला सूख रहा था। एक आदमी जो आराम से एक चेयर पर बैठा हुआ था, जो पास में बच्चे बंदी बनाए गए थे, कम से कम उनकी संख्या 4 से 5 थी। उन्हें वो फ्रूट्स कट करके छोटी छोटी अमाउंट में दे रहा था, लेकिन वो अमाउंट भी सीड वाली थी, यानी कि जो फ्रूट्स के बीज वाला पार्ट होता है, जिसके अंदर बीज होता है, बस उन्हीं को वो उनकी तरफ फेंक रहा था। वो बच्चे एक दूसरे से छीन रहे थे। जो पार्ट वो भे उनकी तरफ फेंकता, वो हाथों के खींचने से धरती पर यानी ज़मीन पर ही वो वहाँ पर छोटे छोटे उसके कण होकर वहाँ पर ही टूट कर गिर जाता। फिर वो बच्चे सभी उन छोटे छोटे दानों को अपने मुंह में लेते। अनिका को ये देखकर इतनी दया आई कि अनिका का दिल कर रहा था अभी इसके अंदर जाकर और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ूं और इन बच्चों को यहाँ से छुड़वा लो। रोहित का भी यही हाल था। रोहित को अब अपने बच्चों का भी ख्याल आ रहा था, क्योंकि रोहित भी एक बाप था और कहीं ना कहीं इन बच्चों के पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि इनके बच्चे लापता है। और ऊपर से इन बच्चों की ऐसी कंडीशन देखकर तो रोहित भी हक्का बक्का रह गया। अनिका और रोहित आराम से वो सीन देख रहे थे, क्योंकि आज वो बस यहाँ की ऑब्जर्वेशन करने के लिए आए थे। अगर वो अनिका और रोहित चाहते तो उसके पल में ही मार कर दबो देते, लेकिन रोहित और अनिका ये चाहते थे कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, उसे जानना चाहते थे। इसलिए रोहित और अनिका बस उसी का वेट कर रहे थे कि पहले वो आ जाए, उसके बाद इन बच्चों को तो हम आराम से यहाँ से छुटवा ही लेंगे, लेकिन हमें भी तो पता चले कि आखिर ये यहाँ पर इन बच्चों को बंदी बनाकर करते क्या हैं। क्योंकि जब तक हम तहकीकात के करने के बाद उनके अंजाम तक नहीं पहुँचते, उससे पहले हम कुछ भी डिसीज़न नहीं ले पाएंगे और नहीं ले सकते। तभी रोहित और अनिका आराम से वहाँ पर ही खड़े रहते हैं और आराम से देखते रहते हैं। फिर वो व्यक्ति पानी पीता है और मुंह में लेता है और मुंह लेने के बाद कुछ टाइम बाद उसे उलेट देता है नीचे की तरफ। वे बच्चे वापिस अपने नीचे की तरफ मुंह लग से अपने लिप्स से उस पानी को चूसने का काम कर रहे थे, जो कि ज़मीन पर पड़ा हुआ था। ये देखकर तो रोहित ने एक जोरदार अपना पंच बनाया और उस पेड़ की छाल पर मार दिया। रोहित का भार इतना हैवी था कि उस पेड़ पर जितने भी पत्ते लगे हुए थे काफ़ी हिलकर नीचे की तरफ गिरने लग गए। तभी आसपास के जितने भी सिक्योरिटी थी, उन्हें काफ़ी रोंग यानी कि गलत आभास हुआ, तो जल्दी से उस तरफ जाने लग गई। अनिका ने रोहित को कहा
कि रोहित तुम पीछे की तरफ चले जाओ। अनिका भी पीछे की तरफ चली गई और काफ़ी दूर दोनों एक दूसरे को मिलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि रोहित नहीं चाहता कि अनिका का प्लान खराब हो, क्योंकि अनिका ने उसे पहले ही कहा था कि रोहित मैं तुम्हें बस यही हिदायत दूंगी, जब तक मैं तुम्हें कुछ ना कहूँ तब तक तुम वार तक नहीं कर सकते। अनिका की फरमाइश थी और अनिका का फरमान था, रोहित को तो मानना ही था। इसलिए रोहित आराम से वापिस जहाँ से आया था उसी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और आराम से पेड़ों की जो तना होता है उसके चिपक चिपक के आराम से, क्योंकि रात का टाइम था और ब्लैक कपड़े अनिका और रोहित ने कैरी किए थे, तो इसलिए आराम से उन्हें नहीं देखा जा सकता था। इसलिए दोनों आराम से वापिस, जब उन्हें काफ़ी खतरे का आभास होता तो दोनों आपस एक दूसरे को इशारा करते और पत्तों के नीचे ही छुप जाते। ऐसे कर करके वो वापिस उसी दरवाजे की तरफ आ जाते हैं और उस जो वहाँ से लकड़ी का एक होल सा था उसको वहाँ से उठाते हैं और बाहर की तरफ आ जाते हैं, वापस उसी होल को वापस बंद कर देते हैं। और फिर रोहित और अनिका को सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और ज़ोर ज़ोर से हाँफने लग जाते हैं। रोहित का तो बुरा हाल था, लेकिन अनिका अपने आप को कंट्रोल कर पा रही थी। अनिका जल्दी से जाती है और अपनी बाइक में से एक पानी की बोतल लेके आती है और रोहित को पानी ऑफर करती है। रोहित झट से पानी पी जाता है और फिर एक लंबी सांस लेकर छोड़ता है। अब अनिका उसकी कमर पे आराम से थपकी लगा रही थी, ऊपर से नीचे की तरफ हाथ से उसकी कमर को पीठ को मल रही थी। फिर रोहित से कहती है, तुम थोड़ा सा ना नीचे की तरफ अपना फेस करके अपने नी को अपने हाथों से पकड़कर एक लंबी सांस लो और फिर छोड़ो। रोहित एक या दो बार ऐसे कर मारवा कुछ टाइम बाद ही अपने आप को कंट्रोल कर पाता है और नॉर्मल हो जाता है। अनिका और रोहित वहाँ पर आराम से बैठकर उसी बारे में सोच रहे थे जो अभी उन्होंने वो मंजर देखा था। अनिका ने कहा कि रोहित कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी वो सब करने की। रोहित ने कहा कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने अपना गुस्सा उस पेड़ की छाल पर निकाल दिया। अनिका ने कहा कि देखा ना फिर क्या हुआ, हमें बाहर आना पड़ा, नहीं तो आज हम उस दीदी यानी कि जो भी उनकी दीदी थी उससे को देख ही पाते और उसके बाद जो हमें करना था वो हम कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें हमारे वहाँ पर होने का आभास हो गया है, इसलिए अब वो अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा टाइट करेंगे, तो हमें और ज़्यादा अपने आप को मजबूत करके आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी होगी। इसलिए हम ये आज नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट बार का वेट करते हैं और या कहें कि हम कल रात तक का वेट करते हैं, उसके बाद हम इन बच्चों को यहाँ से छुटवा लेंगे। फिर अनिका की बात सुनकर रोहित कहता है, अनिका उन बच्चों की हालत तुमने देखी और तुम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर पा रही थी मैं नहीं जानता, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर अनिका ने कहा कि रोहित, हमें अंजाम तक पहुंचने के लिए अपने आप को कंट्रोल करना भी पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। यानी कि वो बच्चे काफ़ी टाइम से या लंबे अरसे से ही बर्दाश्त कर रहे हैं, वो बर्दाश्त कर 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 भी वहाँ पर अभी अपने आप को बिटोर कर रखे हुए हैं। उन्हें कहीं ना कहीं उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर में ये लगा हुआ है, शायद ये सामने वाला आदमी हम लोगों की हालत पर कभी ना कभी पिघलेगा और हमें यहाँ से आज़ादी देगा, या फिर हमारे मोम डैड या हम में से किसी के भी मोम डैड हम लोगों को यहाँ से छुटवा लेंगे। इसलिए वो बच्चे अभी तक जिंदा हैं। अगर बच्चों की जगह कोई व्यक्ति होता, उसे इतना तड़पाया या टॉर्चर किया होता, तो वो अपनी आप को ख़त्म कर लेता, यानी कि अपनी आत्महत्या कर लेता। इसलिए बस मैं तुम्हें यही कहूँगी, अगर वो बच्चे लंबे अरसे से ये बर्दाश्त कर रहे हैं तो 1 या 2 दिन और सही, उसके बाद हम उन्हें और उनके साथ जिन्होंने जो बुरा किया है उसको भी वही दर्द देंगे जो वो बच्चे सहन कर रहे हैं। और मेरा मानना यही है कि मैं वो दर्द भी उन बच्चों के द्वारा ही उसे दिलवाऊँगी, ताकि उन बच्चों ने जो सहा है और उसके बाद आगे कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे के साथ कोई बुरा करेगा तो वो भी 100 बार सोचेगा। रोहित ने अनिका की बात सुनी
और अपनी हाथों को क्रॉस करके अनिका की तरफ देखता रहा, क्योंकि अनिका की हर एक लफ्ज़ में, हर एक बात में एक बहुत बड़ा गहरा राज छुपा था। इसलिए रोहित ने अपने हाथों को खोला और अपने हाथों से हल्की सी क्लैपिंग की। अब अनिका अपने ध्यान से बाहर आई, क्योंकि अनिका काफ़ी टाइम से रोहित से को समझा रही थी और अपनी बातें बता रही थी। अब रोहित ने अनिका को कंधों से पकड़ा और अनिका को सॉरी कहा। अनिका ने कहा कि रोहित, सॉरी की कोई बात नहीं है, मैं समझती हूँ तुम अपना आपा खो बैठे, क्योंकि औरतों में सहनशीलता ज़्यादा होती है मर्दों की अपेक्षा। रोहित अब अनिका को कहता है कि अब घर चलें। अनिका ने कहा हाँ जी, अब घर चलते हैं, क्योंकि सुबह भी होने वाली है और फैमिली मेम्बर्स और बच्चे भी उठने वाले हैं। मैं नहीं चाहती फैमिली में किसी को भी हमारे बारे में पता चले, और बच्चों को भी, यहाँ तक कि मैं भूमि को भी इस के बारे में मैंने नहीं बताया है। रोहित कहता है कि ठीक है। इतना कहकर दोनों बाइक पर बैठते हैं और मारवा हाउस की तरफ बाइक बिल्कुल ऐसी चल रही थी जैसे कि कोई धुआं जा रहा हो। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू फ्रेंड्स।